हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक, जहां पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे वेरियस टाइप का टॉपिक्स। तो नीट का तो ज्यादा टाइम अभी नहीं बचा, तो एक चीज मैं सोच रहा था कि आपको अगर एमसीक्यूज के साथ कुछ छोटा मोटा रिवीजन करा दिया जाए और कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग एमसीक्यूज दिया जाए तो कैसा होगा। इसलिए मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में वो एमसीक्यूज मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड कार्डियोलॉजी वो टोटल पार्ट मैंने डाल दिया था। 10 एमसीक्यूज थे, लेकिन वो एमसीक्यूज हर एक एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल था। ओके गाइस, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने वो ट्राई किया और मैं कहना चाहता हूं अगर आपने अभी तक उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से जाओ ज्वाइन कर लो एंड सॉल्व द एमसीक्यूज, क्योंकि ये वीडियो टोटल एमसीक्यूज के ऊपर ही है। ओके गाइस, और एक बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्रिप्शन बटन को हिट कर देना एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो यहां पर देख लो, देख पा रहे हो ना, देख लो एमसीक्यूज 10 एमसीक्यूज है, ट्राई कर लो और स्क्रीनशॉट लेकर देख लो, क्योंकि मैं इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहां पर आप लोगों ने देख ही चुका होगा कि पोर्टल सिस्टम मतलब हेपाटिक पोर्टल सिस्टम का एक टोटल पिक्चर डायग्राम दिया हुआ है। देख लो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस करके होगा। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हेपाटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ये देखो, यहां पर समझने का बात है। अगर तुम सोचो ये जो है ये क्या है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, ये देखो, ये जो वेन है इसे हम क्या कहते हैं, इंफेरियर मेसेंट्रिक। नोट करते जाओ, मेसेंट्रिक वेन। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स में बता रहा हूं इसलिए क्योंकि 10 साल पहले इससे क्वेश्चन आया था। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट कर दे, एक क्वेश्चन जो बाहर के एनसीईआरटी के बाहर से आता है वो अगर रिपीट कर दे तो जुमला हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये क्या है, ये है सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन। ठीक है, यहां से ब्लड जो होता है वो ड्रेन जो होता है कैसे होता है, देखो यहां से जो एब्जॉर्ब होता है, मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन का और यहां पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लूप्स है, एब्जॉर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये ब्लड को ड्रेन करते हैं। कहां पर ड्रेन करते हैं, सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, मतलब मेसेंट्रिक वेन्स में। ठीक है, मेसेंट्रिक वेन से ये कहां पर जाता है, ये देखो मेसेंट्रिक वेन से ये चला गया, इसे हम कहेंगे क्या, पोर्टल वेन। क्यों पोर्टल वेन हमें किसे कहते हैं, पोर्टल वेन हम उस वेन्स को कहते हैं जो एक जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा। ठीक है, PCO2 हाई होगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा। देख लो अच्छे से, और भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा, डायरेक्ट वो हार्ट में नहीं पंप करेगा ब्लड को, लेकिन उससे पहले वो एक कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करेगा जहां से और भी कुछ कैपिलरीज फॉर्म हो गए और वो जाकर हार्ट में ब्लड को ड्रेन करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक पोर्टल यहाँ पर एक कैपिलरी नेटवर्क ये क्रिएट कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा जो वेन कर रहा है कैपिलरी नेटवर्क क्रिएट। ठीक है, यहाँ पर पोर्टल वेन यहाँ पर आया, लीवर में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो अब मैं सिंपल डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। यहां से जो हमारा इंटेस्टाइन था, इंटेस्टाइन से क्या, मेसेंट्रिक आर्टरीज, मेसेंट्रिक वेन्स ब्लड को लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके साथ डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिएंट्स और भी कुछ होगा, ये जाकर क्या करेगा, लीवर में ब्लड को दे देगा। ठीक है, ब्लड को लीवर में दे देगा, लीवर में देने के बाद यहां पर एक नेटवर्क क्रिएट होगा। ठीक है, नेटवर्क क्रिएट करने के बाद वो नेटवर्क से भी, और यहां पर क्या होगा, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स लीवर में डिपॉजिट होंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मतलब जो एमिनो एसिड, ग्लूकोज एक्सेट्रा डिपॉजिट होगी, जिसके ऊपर बेस करके लीवर डिफरेंट टाइप का एमिनो एसिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करेगा। इसके बाद वो कैपिलरीज फिर से ज्वाइन होंगे, ज्वाइन होकर क्या क्रिएट करेंगे सेंट्रल वेन किस में ड्रेन करेगा, हेपाटिक वेन में। ठीक है, हेपाटिक वेन किस में ड्रेन करेगा, आईवीसी में। ठीक है, तो ये आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है जो मैं बताना चाहता था। ठीक है, तो यहां पर देखो जो क्वेश्चन था, हेपाटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम,
कहां से होगा? ऑब्वियस इंटेस्टाइन से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था इस तरह से कि इंटेस्टाइन का ब्लड सप्लाई क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इंटेस्टाइन का ब्लड सप्लाई होता है मेसेंट्रिक वेन्स, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम आएंगे सेकंड वाला क्वेश्चन में, जो है देख लो, सेरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन। सेरम क्या होता है? ऑब्वियसली जहां पर कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते। तो ये देखो ऑप्शन सी है इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्लॉटिंग के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। क्लॉटिंग जब होता है वो कैसे होता है, ये देखो। पहले यहाँ पर हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, जो 4 प्रोटीन्स होते हैं हमारे प्लाज्मा में, ठीक है। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। ये प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में और एक इंपॉर्टेंट बात, क्या आप बता सकते हो एल्बुमिन का मेन इंपॉर्टेंस क्या है? सोचो, अगर आपको याद आया तो ऑब्वियसली यू आर डूइंग रियली ग्रेट, और अगर आपको याद नहीं आया तो देख लो, यहाँ पर एल्बुमिन का 2 रोल होते हैं। क्या क्या रोल होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस ये करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस के अलावा भी नरिशमेंट, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा काम में ये आ जाता है एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे ब्लड के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए भी एल्बुमिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो ग्लोब्यूलिन्स है, लेकिन यहाँ पर ऑस्मोटिक बैलेंस जो है एनसीईआरटी में ये टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में आपको आ जा सकता है। और ग्लोब्यूलिन का मेन काम क्या होता है? आईजीजी, आईजीएम, समझ रहे हो ना, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, मतलब डिफेंस में ये काम में आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर हमारा तो ये 2 प्रोटीन का काम हो गया, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन का काम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन फॉर्म में रहता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन होता है। इसमें कौन सा फैक्टर हेल्प करता है? बोलो, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजेन को किसमें कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है? फाइब्रिन जो देखो यहाँ पर हर एक स्टेप्स में कैल्शियम 2+ लगता ही लगता है, ठीक है। फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है? फाइब्रिन एक मोनोमर है, ये पॉलीमराइज करता है और इस तरह से पॉलीमर क्रिएट करेगा, ठीक है। पॉलीमर क्रिएट करने से क्या होगा देखो, और इस वाले प्रोसेस में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? थ्रोम्बिन इस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है और स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना होगा। ये छोटा सा चीज अगर आप याद रख लो तो क्लॉटिंग से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इसका बाद वाला क्वेश्चन में हम आते हैं। यहाँ पर जो ईसीजी का कार्ड है वो देख लो आप लोग। ईसीजी का कार्ड, यहां पर क्वेश्चन था टी वेव जो है, टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? आप लोग बताओ ये कौन सा वेव है? ये है पी वेव, ठीक है। पी, क्यू, आर, एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। तो पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? तो मैं ये और भी डिटेल्स में थोड़ा बता रहा हूं, लेकिन पहले ये देख लो आप लोग। पी वेव रिप्रेजेंट करेगा क्या? एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डिपोलराइजेशन, ठीक है। डिपोल लिख रहा हूं मैं, एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्यू वेव किसको सिग्निफाई करेगा? क्यू आर इज जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो किसको सिग्निफाई करता है? आप लोग समझ लो ये बात को। टोटल कॉम्प्लेक्स सिग्निफाई करता है एवी नोड के ऊपर से जो जब जाता है ये, ठीक है। एवी नोडल कंडक्शन, ठीक है। ये आपको समझना होगा, एवी नोडल कंडक्शन ये सिग्निफाई करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो इसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद ये जो टी वेव होता है ये किसको सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करेगा वेंट्रिकुलर, किसको? वेंट्रिकुलर डायस्टोल और रिपोलराइजेशन, ठीक है। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को ये सिग्निफाई करता है। ये छोटा सा चीज आपको याद रखना होगा। और क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये तो मैंने कह दिया आसानी से, एवी नोडल कंडक्शन को ये सिग्निफाई करेगा, लेकिन एक एक टर्म एक एक चीज को सिग्निफाई करता है, ठीक है। ठीक है, ये टोटल चीज इन डिटेल में और एक वीडियो में मैं बता दूंगा, और एक वीडियो में इन डिटेल आपको ये
पढ़ाऊंगा, ठीक है, कार्डियक साइकिल के साथ ये, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, ये देख लो ऑप्शंस। टी वेव मेनली रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कभी भी नहीं वेंट्रिकुलर सिस्टोल को ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, मेनली ये एस सेगमेंट जो होता है, एस जो होता है ना, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब मैंने जो एवी नोडल कंडक्शन में बता दिया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में से, ठीक है, एस का सिग्निफिकेंस है। एंड ऑफ सिस्टोल ये तो कभी भी नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, बोथ एट्रिया कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, ये होता है पी वेव, ठीक है। ये हमारा ईसीजी का ये पार्ट हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी, दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, होता है क्या, कभी भी नहीं। तुम लोग ये देख लो, जान लो, CO2 ट्रांसपोर्ट के लिए, CO2 ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, 20 to 25% आरबीसी के थ्रू CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्वेश्चन कहां से लाया है मैंने, ये क्वेश्चन मैंने लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। क्यों, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर टोटली इंटररिलेटेड, ठीक है। और आरबीसी के थ्रू O2 ट्रांसपोर्ट कितना होता है, O2 ट्रांसपोर्ट होता है, ये देख लो, O2 ट्रांसपोर्ट होता है मेनली 97%, ये आपको याद रखना होगा। और CO2 ट्रांसपोर्ट किस किस के मीडियम थ्रू में होते हैं, ठीक है, HCO3 फॉर्म में होता है कितना, HCO3 फॉर्म में होता है 70%, एंड यहां पर जो CO2 ट्रांसपोर्ट होता है वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है, डिसॉल्व 7%, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। मतलब 70% HCO3 माइनस के फॉर्म में, 20 to 25% आरबीसी के फॉर्म, आरबीसी के थ्रू, एंड ऑब्वियसली डिसॉल्व मीडियम में 7% ये ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है उसका परसेंटेज कितना होता है, 97% आरबीसी के थ्रू होता है। जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में बोर्ड इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब आपको और भी डिटेल्स में ये बता दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी तक के लिए ये जान लो 97%। और यहाँ पर डिसॉल्व फॉर्म में कितना होता है, डिसॉल्व 3%, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा क्या था, हमने कहा था व्हिच वन इज ट्रू, तो ऑब्वियसली ये ट्रू नहीं है क्योंकि आरबीसी 20 to 25% कैरी करता है CO2 को। तो इसके बाद वाला जो ऑप्शन था, एरिथ्रोसाइट हैज नो इफेक्ट ऑन आरबीसी फॉर्मेशन, ऑब्वियसली नहीं। अगर आपका टिश्यू हाइपोक्सिया हो, टिश्यू हाइपोक्सिया, तो क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन कहां से सिंथेसिस होता है, किडनी से, किडनी से। वो किसको स्टिमुलेट करेगा, बोन मैरो को, बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो को जब स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा तो एरिथ्रोपोएसिस होगा, एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। ये याद रखना, हाइपोक्सिया जब होता है, टिश्यू हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया हम किसको कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है अच्छा सा, ठीक है। हाइपोक्सिया हम कहते हैं अगर हमारे मतलब डिक्रीज PO2 लेवल इन टिश्यू, मतलब टिश्यू में अगर ऑक्सीजन का कमी हो जाए, ठीक है। और एक टर्म आपको याद रखना होगा, ना भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या है, हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया हम किसे कहते हैं, हाइपोक्सेमिया हम कहते हैं अगर ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 घट जाए तो उसे हम कहेंगे क्या, हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सिया हो गया हमारा। हाइपोक्सिया के बाद और 3 नंबर जो ऑप्शन है, 3 नंबर, दे कैरी 20 to 25% ऑफ CO2, ऑब्वियसली मैंने बता दिया यही राइट आंसर है, ठीक है। एंड दे ट्रांसपोर्ट 9.5% ऑफ O2, ऑब्वियसली नहीं, दे कैरी 97% ऑफ O2 थ्रू आरबीसी, ठीक है। अमाउंट ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड इन 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोग क्या जानते हो, 100 ml ऑफ ब्लड में, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 100 ml ऑफ ब्लड में कितने हीमोग्लोबिन रहते हैं, 12 to 16 ग्राम, ठीक है। एनसीईआरटी का पेज कितना है, पेज है, देख देता हूं 279, देख लो, पेज खोलकर मार्क कर लो, 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर हमें कुछ साल ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन दे सकते हैं वो लोग कि अगर 100 ml ऑफ ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन रहते हैं और एवरेज अगर लू तो कितना होता है, देखो कैलकुलेट करो, 14, ठीक है। तो टोटल 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजन कंटेंट कितना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है 1.34 ml, जो हमारा क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पर अगर हम 40 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ले
तो कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा 1.34 इंटू 14, ठीक है। तो अप्रोक्स ये होगा 20 ml हीमोग्लोबिन। तो हमारा ब्लड का 100 ml ऑफ ब्लड का ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, ये होगा 20 ml। तुम कभी भी ऑक्सीजन कंटेंट से पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को मिक्स मत कर देना, ठीक है। ये एक वार्निंग है तुम्हारे लिए, ये याद रखना। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, कभी आ जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑब्वियसली गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन में मुझे पसंद आता है, क्योंकि 4 ऑप्शंस जो होते हैं, 4 ऑप्शंस में भी कॉन्सेप्ट रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा। इसके लिए एनसीईआरटी का पेज आप लोग खोल लो, 287 पेज नंबर को आपको खोलना पड़ेगा, 287, ठीक है, पेज। इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस है एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन। तो 288 पेज को आप लोग खोल लो, तो वहां पर देखो ये लाइन लिखा हुआ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी, और जो नहीं सीएडी नहीं, एंजिना, ये जो लिखा है एंजिना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस। ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपेयर्स व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग इन द हार्ट मसल। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्यूट एंजिना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है। ये तो सही हो गया, लेकिन उसके बाद वाले ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर क्या है, नॉट इनफ ऑक्सीजन सप्लाई इन हार्ट मसल, होता है कभी भी नहीं। ये क्या होता है, सीएडी। सीएडी का मतलब क्या है, सीएडी, सीएडी का मतलब है नॉट इनफ O2 सप्लाई इन हार्ट मसल। लेकिन यहां पर दिया हुआ है कार्डियक हार्ट फेलियर, कभी भी हो नहीं सकता। हार्ट फेलियर क्या होता है, देखो हार्ट फेलियर होता है, ये अगर सोचो तुम्हारा हार्ट है, ये है, ठीक है। ये अगर यहां से हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल्व्स है, एवी वाल्व्स है, वहां से ब्लड अगर नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद क्या हो रहा है, ब्लड अच्छे से पुश होकर यहाँ पर एओर्टा के थ्रू बाहर नहीं जा पा रहा है। मतलब वेंट्रिकुलर मसल्स का अगर डिस्ट्रॉफी हो जाए, मतलब वेंट्रिकुलर मसल्स, वेंट्रिकुलर वीकनेस, ठीक है, वेंट्रिकुलर मसल्स का अगर कोई वीकनेस हो जाए तो क्या होगा, वेंट्रिकल तो ब्लड को एओर्टा के थ्रू बाहर नहीं निकाल पाएगा, कोई भी टिश्यूज में नहीं जा पाएगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसके लिए क्या होगा, हमारा हार्ट फेलियर होता है। मतलब वीकनेस ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स टू पंप द ब्लड, ओके, ये तुम्हें समझना होगा। 3 नंबर ऑप्शंस क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 110/70, ठीक है। तो मेडिकल में जब जाओगे एक वेरिएशन रेंज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एज एनसीईआरटी में दिया हुआ है नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80, तो आपको यही करेक्ट देना होगा, लेकिन ये क्वेश्चन में गलत है, ठीक है। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है सेम, कभी भी नहीं भाई। ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस हमें सेम लगता है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है, डायमेंशंस का, यूनिवर्स का, हर एक डिफरेंट है। क्यों, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, थिकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल, आर्टेरियल वॉल्स जो होते हैं उनका थिकनिंग को हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस हम किसे कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस में प्लेक फॉर्मेशन होता है। प्लेक फॉर्मेशन जो होता है वो टाइट हो जाता है, मतलब ये अगर सोचो तुम प्लेक हुआ, यहाँ पर प्लेक इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, जहां पर क्या होगा, फैटी मटेरियल्स होगा, FM, ठीक है, कैल्शियम डिपॉजिट होगा, मतलब ये हार्ड हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ये अगर तुम सोचो एक आर्टेरियल वॉल है, तो इसमें फैट डिपोजिशन के लिए ये मोटा हो जाएगा बहुत, मतलब डायमीटर घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर थ्रोम्बस, मतलब एक स्टक सॉलिड एक वेस्टेज जमा होगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस, इसे हम कहेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। डिफरेंस को समझो, यही बेसिक लेवल के लिए यही काफी है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो देख लो क्या है। इसके बाद हम आते हैं एसए नोड इज ट्रिगर्ड बाय एक्टिविटी ऑफ मेंटेन्ड बाय, और माने एसए नोड का एक्टिविटी मेंटेन कौन करता है, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा हार्ट का मेन ड्राइंग हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ये ऊपर वाला जो होता है इसे हम कहते हैं एसए नोड, तुम सभी लोग जानते हो। तो एसए नोड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं थोड़ा देर बाद बता रहा हूँ, ठीक है। एसए नोड ये क्या है, ये है एवी नोड, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें इंटरनोडल फाइबर्स के बारे में जानना होगा। इंटरनोडल फाइबर्स कहाँ से होता है, ये जो होता है, ये जो और एक एट्रियम में ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसे हम कहते हैं बैकमैन्स फाइबर, ठीक है, बैकमैन्स और ब्लैकमैन्स जो भी कहो, ठीक है। ये जो फाइबर्स है
इसे हम कहेंगे इंटरनोडल फाइबर्स। एक फाइबर्स का नाम है थोरेल्स फाइबर, ठीक है, बहुत सारा नाम होता है, इतना जरूरी नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं है। यहां से एवी नोड से जो निकलता है जो फाइबर, ठीक है, एवी नोड से जो फाइबर निकलेगा उसे हम कहेंगे क्या, बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। और यहां पर जो छोटा छोटा फाइबर्स होंगे इसे हम क्या कहेंगे, पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर्स। ये हो गया हमारा मेन एसे नोड, ये देख लिया आपने जो स्ट्रक्चर्स और डायग्राम, ठीक है। और यहां पर अब मैं डिटेल्स में बता रहा हूं कुछ कुछ चीज। ये हो गया हिस, बंडल ऑफ हिस, और ये है पार्किंजे, ठीक है। आपको याद रखना होगा कौन सा फाइबर्स में कंडक्शन ज्यादा होता है, मतलब फास्टेस्ट फाइबर्स होता है कौन सा, ये इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो फास्टेस्ट फाइबर होता है, फास्टेस्ट फाइबर होता है, याद रख लो, परकिंजे फाइबर, ठीक है, परकिंजे फाइबर, ये देख लो, हो गया परकिंजे फाइबर। तो यहां पर एसे नोड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानना पड़ेगा इससे पहले। एसे नोड क्या करता है, एसे नोड है एक डेवलप्ड क्या है, मायोजेनिक टिश्यू। यहां पर एसे नोड का जो लिखा हुआ है ये देखो, ये लाइन देख लो एनसीईआरटी का, ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ट, ठीक है, डेवलप्ड कार्डियक मस्कुलेचर, कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है, मस्कुलेचर हु कैन प्रोड्यूस क्या, इंपल्स, ठीक है, इंपल्स। ये एसे नोड में ऐसे कुछ सेल्स रहते हैं, ऐसा कुछ सेल्स रहता है जो क्या करता है, इंपल्स क्रिएट करता है। जो इंपल्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये देख लो, इस तरह से कुछ इंपल्स का ग्राफ क्रिएट करता है ऑल द टाइम, मतलब कभी रुकता नहीं है। एक बार एसे नोड अगर इस तरह से जाए तो पिंच करता रहेगा, मतलब जाता रहेगा, ठीक है। ये डेवलप्ड कार्डियक मस्कुलेचर है, ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी के अंदर से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। एसे नोड कोई न्यूरोलॉजिकल और न्यूरल कोई ट्रैक नहीं है, एसे नोड एक इंप्रूव्ड और डेवलप्ड मस्कुलेचर है, मतलब मसल टिश्यू है, ठीक है, एसे नोड ये है। तो एसे नोड जो बीट प्रोड्यूस करता है उसका नंबर्स क्या होता है, ठीक है, जो इंपल्स, और इसे हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल, एपी, शॉर्ट में एपी जनरेट कर सकता है, मतलब ये तो एक एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल ग्राफ, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है एकदम रिदमेटिकली, ठीक है। और इसका रेट प्रोडक्शन कितना होता है, 70 to 75 बीट पर मिनट, ठीक है, ये बीट पर मिनट प्रोड्यूस करेगा। और एवी क्या होता है, एवी भी इस तरह का एक मस्कुलेचर और टिश्यू होता है, मतलब डेवलप्ड टिश्यू होता है, ठीक है, एसे नोड की तरह ही। ये एनसीईआरटी का ही लाइन है, तो आप लोग प्लीज इसको देख लो, एनसीईआरटी से पेज नंबर है 284, देख लो और ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। तब अब एसे नोड का बता रहा हूं, एसे नोड का जो होता है, एसे नोड का सिचुएशन कहां पर होता है, ये मैं बहुत ही सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ये देखो सिंपल सा डायग्राम हमारा हो गया। सिंपल सा डायग्राम में आप देख पा रहे हो, यहां पर जो होगा ये होगा एसे नोड। तो एसे नोड का सिचुएशन कहां पर होता है, ऊपर देख लो, यहां पर दिया हुआ है स्क्रीन में। तो ये देखो, ये सिचुएटेड होता है, a patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called sinoatrial node, मतलब right, ये देखो राइट साइड, राइट अपर कॉर्नर, राइट अप, ठीक है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ एट्रियम, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में। और एवी नोड कहां पर सिचुएटेड होता है, अनदर मास ऑफ टिश्यू इज सीन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट, ये देखो इस वाले पोर्शन, ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये है एवी नोड, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो इंपल्स क्रिएट करेगा, ठीक है, इंपल्स क्रिएट करेगा तो क्या होगा, इंटरनोडल फाइबर्स के थ्रू एवी नोड में आएगा इंपल्स, और यहां से इंपल्स जाएगा ब्लैकमैन फाइबर्स के थ्रू, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और यहां पर जब एवी नोड में जाएगा तो इससे बंडल ऑफ हिस के थ्रू कहां पर जाएगा, इस तरह से वो कॉन्डक्ट करेगा पोटेंशियल को। तो ये क्या होगा, वेंट्रिकुलर का भी, वेंट्रिकुलर, ठीक है, वेंट्रिकल का भी सिस्टोल स्टार्ट होगा, इस तरह से कुछ, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल मेन कॉन्सेप्ट। तो अब हमें जानना पड़ेगा रेगुलेट कैसे होता है एसे नोड। एसे नोड न्यूरोलॉजिकली रेगुलेट होता है 10th नर्व से, 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है, 10th मतलब क्या, वेगस नर्व इसको क्या करता है,
इनहिबिट करता है, मेनली इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है इसके ऊपर। मतलब मेनली एसए नोड का एक्टिविटी जो कंट्रोल्ड होता है वो वेगस नर्व के थ्रू कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। अगर वेगस नर्व इसको और भी स्टिमुलेट करे तो एसए नोड बहुत ही धीरे से जनरेट करेगा, और कोई एक वीडियो में मैं डिटेल में बता दूंगा। लेकिन अभी तक के लिए आप लोग जान लो, वेगस के थ्रू एसए नोड अपना रिदम कंडक्ट करता है और रिदम को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मेनली, ये आई थिंक था 7 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर होगा क्रेनियल नर्व 10। कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि अगर आप क्रेनियल नर्व का नाम नहीं जानते तो आप क्रेनियल नर्व 10 को आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे। ह्यूमन हार्ट इज, अच्छा क्वेश्चन है। ह्यूमन हार्ट क्या है, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों गलती कर देते हैं। वो कर देते हैं न्यूरोजेनिक। क्यों? न्यूरल कंडक्शन नहीं, मायोजेनिक। क्यों? ये जो एसे नोड है ये तो हार्ट का मेन जो टिश्यू है, यही तो इंपल्स क्रिएट करता है। तो ये अगर यही इंपल्स क्रिएट करता है तो हम इसे तो मायोजेनिक ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि एसे नोड तो एक डेवलप्ड मायोजेनिक टिश्यू है, इसलिए हम इसे कहते हैं मायोजेनिक, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इन व्हिच लेयर ऑफ आर्टरी स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट? अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग कहेंगे एनसीईआरटी का बाहर वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग पेज नंबर खोल लो, देख लो थोड़ा सा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पेज नंबर है, मैं बता रहा हूँ 286 पेज में क्या है, यहाँ पर 3 लेयर होता है, ठीक है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। ट्यूनिका क्या होता है, इसके बाद ट्यूनिका एडवेंटिशिया हो गया, और ट्यूनिका एक्सटर्ना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका एडवेंटिशिया, इसके बाद आएंगे ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, और ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये देख लो। यहाँ पर ये एक अच्छा पिक्चर मैंने गूगल से लिया है, देख लो ये पिक्चर। यहाँ पर देखो क्या होता है, ये जो होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो होता है, एडवेंटिशिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना लेयर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलाजन, ठीक है। कोलाजन फाइबर्स यहाँ पर रहते हैं, ये आपको याद रखना होगा और रटना होगा, सीधा सा बात, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया जो होता है, ट्यूनिका मीडिया में क्या होता है, ये देखो एनसीईआरटी में देखकर ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया में होते हैं स्मूथ मसल लेयर, ठीक है, प्लस इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। ये 2 चीज होते हैं, देख लो आप लोग। तो इसके बाद ट्यूनिका इंटीमा में क्या होता है, इनर लेयर स्क्वामस एंडोथेलियम, ठीक है। स्क्वामस एंडोथेलियम, ठीक है। ये देखो एक वेन एंड आर्टरी का मेन जो डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है वो भी देख लो आप लोग, ठीक है। तो इसके साथ हमारा 9 क्वेश्चंस खत्म होता है। लास्ट जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन फुल स्क्रीन में आप लोग देख लो, अपने आप ट्राई करना ये क्वेश्चन, और इसका एक्सप्लेनेशन और एक वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी इन डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है, कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी वो नहीं जानते कि कौन सा पार्ट हमें करना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, और समझने में भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। आई थिंक इसके साथ टॉप 9 क्वेश्चंस हमारा डिस्कशन खत्म हो रहा है, और आई थिंक योर कॉन्सेप्ट्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन प्रीवियस। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑब्वियसली शेयर टू योर फ्रेंड्स, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon to get latest notifications from my channel, and don't